हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, हमने अपने लास्ट लर्निंग सेशन में ये सीखा कि किस तरह से एक फाइनाइट लेंथ की रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आर डिस्टेंस पे निकाला जा सकता है। फॉर्मूला बहुत ही लेंदी डेरिवेशन था, बहुत सारे स्टेप्स थे ध्यान रखने वाले। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि यहाँ पर फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ साथ अगर फॉर्मूला लर्न कर लो तो जेई मेन के बहुत सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे। इसके अलावा हमने अपनी लास्ट सेशन में ये सीखा था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं मोर देन 2 चार्जेस हों तो देखो, आज हम लोग उसी फॉर्मूला को एक बार एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला ये था कि अगर हमारे पास किसी फाइनाइट लेंथ एल की रॉड हो और उसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हो, दैट इज चार्ज डेंसिटी, एंड दिस इज लेंथ। अगर ये गिवन है तो उससे आर दूरी पे पी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हमने ये देखा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स थे, एक ई वाई और एक ई एक्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट था, इसकी वैल्यू थी के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। और यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कैसे डिफाइन किए गए थे, तो देखो ये रॉड का एक एंड है, इसको हमने थीटा 2 नाम दे दिया था, और ये रॉड का दूसरा एंड है, इसको हमने थीटा 1 नाम दे दिया था, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है रॉड की उस पॉइंट पी से। यहाँ पे ये जो y कंपोनेंट ऑफ फील्ड होगा, इट इज़ के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। इस तरह से हमारे पास ये फील्ड का एक्सप्रेशन था। याद रखना है, बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस फॉर्मूला के कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे केस 1, इफ रॉड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर रॉड की लेंथ ही इनफाइनाइट होगी तो क्या होगा। तो देखो, ये रॉड हो गई, इसकी ये लेंथ को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर देते हैं। अब इस पर पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है। इसको यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। लैम्डा इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, लैम्डा कांस्टेंट है तो इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अब इससे अगर आर दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट है, तो देखो, अगर मैं इस पी पॉइंट से रॉड के इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो ये कुछ एंगल बना, थोड़ा और ऊपर जाके ज्वाइन करूँगा, ये एक और एंगल बना। ऐसे करते करते अगर मैं इनफाइनाइट से ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा एंगल बनेगा। अब ध्यान देना, देखो कि ये वाला एंगल रॉड के इस 1 नंबर पॉइंट को जोड़ने से बना था थीटा 1। फिर मैं और ऊपर गया तो एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया। तो मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ ना पॉइंट को लेके, उतना एंगल बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊँगा तो एंगल विल बिकम मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैक्सिमम 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 1 एज वेल एज थीटा 2 टेंड्स टू 90 डिग्री फॉर इनफाइनाइट लेंथ रॉड, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए। अब ऐसा होने से हमारे पास ई वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 0 बन जाएगा उस केस में, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। और ई एक्स, अच्छा यहाँ पे हमने
ई एक्स में और ई वाई में कुछ गड़बड़ लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर साइन थीटा आएगा और यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, है ना। हमारे डेरिवेशन में भी हमने यही डिराइव किया था। यहाँ साइन थीटा आएगा। चलो, ये फॉर्मूला लर्न करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसके हिसाब से थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्री, ई वाई 0 हो जाएगा। अब ई एक्स को देखें तो देखो के लैम्डा बाय आर, इट इज साइन 90 प्लस साइन 90 and this becomes 2k lambda by r. This is Ex. तो समझ रहे हो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी पी पॉइंट पे? सिर्फ एक्स डायरेक्शन, रॉड के परपेंडिकुलर, रेडियली आउटवर्ड, इट इज 2k लैम्डा बाय आर। तो मतलब रॉड इनफाइनाइट लेंथ की हो तो उससे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी। भाई मैंने पॉइंट यहाँ लिया है, मैं यहाँ पे ले लेता, तो इसके लिए सोचो आर तो यही बनेगा ना, दिस इज आर। अब इससे अपर एंड को ज्वाइन करोगे तो इन्फिनिटी पे है, तो थीटा 1 टेंड्स टू 90, और लोअर एंड को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, वो भी तो इन्फिनिटी पे ही है। भाई कितना भी नीचे आ जाओ, इन्फिनिटी पे थोड़ी पहुँच जाओगे। तो मतलब रॉड से आर दूरी पे किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो वो रॉड के परपेंडिकुलर, थ्रेड के परपेंडिकुलर आती है। इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, 2k लैम्डा बाय आर इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह से किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इट इज़ 2k लैम्डा बाय आर। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया ये। अब इसमें हम अलग अलग और कंडीशंस देखें, जैसे सेमी इनफाइनाइट रॉड। हाँ, अगली पोजीशन अगर हम देखें सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए, सेमी इनफाइनाइट रॉड में भी हमारे पास बहुत सारे केसेस होंगे। जैसे ये केस 2 का पार्ट ए है। इस पार्ट ए की क्या खास बात है कि यहाँ पर हम इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे। इस पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखना ध्यान से कि इस पोजीशन पे अगर तुम इसके अपर एंड को जोड़ोगे तो ये तो ऐसी बन जाएगी पैरेलल लाइन, आर डिस्टेंस से पैरेलल लाइन, मतलब थीटा 1 टेंड इज 0, और जो दूसरा एंड जोड़ोगे वो थीटा 2 होगा, दैट बिकम्स 90। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेंगे, देखो के लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 0, ये तो एक्स डायरेक्शन में बन गया, और के लैम्डा बाय आर कॉस 0 माइनस कॉस 90, it is k lambda by r and this one is also k lambda by r। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हमेशा याद रखना है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर बनाओ। अब इसके एक एंड से अगर r दूरी पे हमें किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक एंड से r दूरी पे किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। दोनों कंपोनेंट्स हमेशा इक्वल वैल्यू के आएंगे, के लैम्डा बाय आर एज वेल एज के लैम्डा बाय आर। एक और बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो क्या, कि अगर यही चार्ज रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड हो, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट की जगह यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब वही आर दूरी पे एक पॉइंट ले लिया, दिस टाइम इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, यूनिफॉर्म चार्ज है यहाँ पर। अब इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन अब दो कंपोनेंट्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। देखो, जो बाहर की साइड आ रहा था EX वो अंदर की साइड आ गया, जो ऊपर की साइड EY था अब वो नीचे की साइड आ जाएगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव हो गया ना, डायरेक्शन दोनों रिवर्स हो गई। तो EX के लैम्डा बाई आर और EY भी के लैम्डा बाई आर।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे आएगा। ये हो गया सेमी इनफाइनाइट रॉड का एक केस। अब इसका दूसरा केस देखो। अगर हमें सेमी इनफाइनाइट रॉड के एंड से आर दूरी नहीं दे रखी हो, मान लो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये आर दूरी है, पॉजिटिव चार्ज्ड ये रॉड हो गई, और इस पे अगर मैं इस एंड को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे ये कोई फाइनाइट एंगल θ1 मिलेगा, और दूसरे एंड को ज्वाइन करूँगा तो इट बिकम्स 90 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ होंगी, ध्यान रखना। इन एक्स डायरेक्शन इट इज़ ई एक्स के लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन θ1, और y डायरेक्शन में इट इज़ के लैम्डा बाय आर कॉस θ1 माइनस कॉस 90। ये ई वाई आ जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक केस और देखते हैं, चलो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस केस में क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, रॉड वायर कुछ भी बोल सकते हैं, और जो हमारा पॉइंट है ना वो यहाँ पर है, पी पॉइंट। अब ऐसे केसेस में क्या करना है, ध्यान रखना, हमेशा रॉड चाहे कुछ भी लेंथ की हो, हमें रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करना है। दिस डिस्टेंस इज आर, ऑलवेज रिमेंबर कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखना है। और यहाँ से हम रॉड के अपर एंड को ज्वाइन करेंगे तो इट विल मेक दिस एंगल θ1 एंगल, एंड लोअर एंड को ज्वाइन करेंगे तो दिस विल मेक 90 डिग्री। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, हर बार हमारा θ1 एंगल ये जो आर वाली लाइन होती थी ना उससे ऊपर की साइड होता था, यहाँ नीचे की साइड आ गया, मतलब एंगल की डायरेक्शन रिवर्स हो गई यहाँ पर, है ना। क्या होता था देखो, हमारे हर केस में θ1 आर से ऊपर और θ2 आर से नीचे, हर बार ऐसा था। आर वाली लाइन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन, यहाँ पर क्या हो रहा है, θ1 जो कि ऊपर आना चाहिए था वो नीचे आ गया है। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, देखो ई एक्स को हम लिखेंगे के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ माइनस θ1 क्योंकि वो नीचे आ गया है, प्लस साइन ऑफ 90, और ई वाई को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ के लैम्डा बाय आर कॉस ऑफ माइनस θ1 प्लस कॉस ऑफ 90। तो कुल मिला के ये सभी केसेस बस हमें ये ध्यान रखना है, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ θ1 एंड θ2। θ1 θ2 कहाँ से मेजर करना है, तो हमेशा हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बनानी है पॉइंट से वायर के ऊपर। अगर वायर छोटा पड़ जाए तो उसको एक्सटेंड कर दो, और फिर उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक एंगल ऊपर बनेगा, एक एंगल नीचे बनेगा। अगर कोई भी एंगल ऊपर वाला नीचे आ जाए या नीचे वाला ऊपर चला जाए तो उसे नेगेटिव कर देंगे। ये सारे इसके डिफरेंट केसेस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला फॉर्मूला है ये, इसलिए हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखना है। चलो इसके अलावा आज हम लोग एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सेस। फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NCERT, CBSE बोर्ड्स या कोई भी स्टेट बोर्ड, सबके लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। NCERT का टॉपिक है और डिराइव करने को स्कूल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये एक रिंग है और ये रिंग का ये एक्सेस है। रिंग का प्लेन इस पेपर के प्लेन के या इस प्लेन ऑफ स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और उसके एक्सेस से ये लाइन निकल रही है और दूर कहीं जा रही है। हमें इसके पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है।
हमने रिंग के टॉप पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया और उसका चार्ज डी क्यू मान लिया। अब एक डी क्यू चार्ज मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट इज़ के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हमने डी ई लिखा। तो देखो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी रिंग की रेडियस ए है और पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स है, तो वो आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आर बाय पाइथागोरस इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ई एक्स है, वर्टिकल डी ई वाई है। चलो ये तो ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, इस डी क्यू एलिमेंट के जस्ट ऑपोजिट साइड वाला एक एलिमेंट और ले लेता हूँ जो अगेन डी क्यू ही है, सेम साइज़ का एलिमेंट लिया। और इसकी वजह से अगर मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो देखो चार्ज से अवे इधर आ जाएगा डी ई। अब ज़रा सोचो कि ये डिस्टेंस जो मैंने नीचे बनाई है ये भी तो वही है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ दिस रिंग ए है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो आर इज़ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो अब चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आएगी, के टी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई और दोनों ही डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाई कंपोनेंट्स आएंगे ना, वो अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए दिखेंगे। देखो इसका डी ई वाई, इसका इधर डी ई एक्स। तो वाई कंपोनेंट्स अगर रिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन के एलिमेंट से कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमें वाई डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स विल बिकम नेट फील्ड ई, क्योंकि वाई में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एल्फा डी ई एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कॉम्पोनेंट, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर कंप्लीट रिंग। तो देखो के कॉस एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीग्रेशन में सिर्फ डी क्यू बचा, और इसका इंटीग्रेशन डी क्यू का क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू। ये मैंने इंटीग्रेशन के बाद डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू कर दिया, टोटल चार्ज। और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फ्रॉम द गिवन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लिखूँगा तो ये क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इट इज़ एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनली डेरिवेशन के बाद नेट फॉर्मूला लिखूं तो इट इज़ E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनली एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। इस ग्राफ में अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में देखो x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और ये पॉइंट होगा r/√2, दैट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इज़ 10, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते 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 ज़ीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम ज़ीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड बिकम मैक्सिमम एट r/√2। ये कैसे डिराइव करेंगे, तो देखो ये भी NCERT या बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर या रेडियस ए माना है हमने तो ए लिख देता हूँ। चलो
ये ए। अब देखना इसमें, अगर मुझे इसे मैक्सिमम करना है तो DE/dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इट विल बिकम x² + a² की पावर 3, स्क्वायर कर दिया डिनोमिनेटर का, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन KQ d/dx ऑफ x एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, फिर माइनस साइन 3/2 x² + a² की पावर 1/2 इंटू 2x, ये मैंने डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन किया, और न्यूमरेटर एज इट इज KQX। अब इस पूरे को 0 के बराबर कर देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, ये KQ x² + a² की पावर 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 3KQ x² + a² की पावर 1/2 इंटू x²। अब देखो KQ से KQ कैंसिल, इसकी पावर हाफ इधर डिवाइड करोगे लेफ्ट साइड में, यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दो इसको, तो हमारे पास x² + a² बचेगा, पावर हाफ इसमें से हट गई, दैट इज इक्वल्स टू 3x²। तो देख रहे हो अब 2x² कितना आया, a², तो x की वैल्यू आ गई a/√2। तो इस तरह से हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगी। तो E इज E मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू a/√2। अब ये पोजीशन अगर हम हमारे फॉर्मूला में डालेंगे, x की जगह a/√2 डालेंगे, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से सेंटर से दूर जाते जाते बढ़ती है स्टार्टिंग में, फिर उसकी रेडियस/√2 टाइम्स वाली पोजीशन पे जाके इट बिकम्स मैक्सिमम, एंड देन इट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस टू 0, फिर वो 0 हो जाती है इन्फिनिटी पे जाके, है ना। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये एक बहुत ही बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। आई होप आप सभी लोगों को मैक्सिमम निकालना भी आ गया होगा और साथ ही साथ डिराइव करना भी आ गया होगा। इसके अलावा जो हमने एक L लेंथ की रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट केसेस किए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको हमेशा याद रखना है। तो आई होप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।